जगह नवी मुंबई का शहर पनवेल। तारीख 9 नवंबर 2019। समय 2:30 बजे के आसपास। पनवेल का ही एक जाना माना होटल समीर लॉजिंग एंड बोर्डिंग होटल। इसी होटल से पनवेल पुलिस को 2:30 बजे के आसपास एक फ़ोन आती है कि साहब हमारे होटल के कमरा नंबर 1 में एक महिला और एक पुरुष और एक लगभग 2 साल की बच्ची काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़े हुए हैं। दरअसल ये होटल पनवेल का जाना माना होटल था। इस होटल में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई थी, इसलिए इस होटल के जितने भी कर्मचारी थे काफ़ी घबराए हुए थे। होटल में जितने सदस्य रुके हुए थे, जैसे लोगों को खबर मिलती है सारे लोग भागते दौड़ते कमरा नंबर 1 तक पहुंचते हैं। लेकिन पुलिस को जैसे इस तरह की खबर मिलती है, पुलिस भी अपने टीम के साथ होटल में पहुंचती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, इसे सुनने के बाद हर कोई सन्न रह जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है नवी मुंबई का शहर पनवेल की। पनवेल का लॉजिंग एंड बोर्डिंग होटल में जब पुलिस कमरा नंबर 1 के पास पहुंचती है, जैसे ही कमरा खोल करके अंदर पहुंचती है तो देखती है कि कमरे के अंदर बेड पे एक महिला और एक पुरुष चित पड़े हुए हैं और एक 2 साल की बच्ची काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ी हुई है। दरअसल महिला और पुरुष की सांसें अभी चल रही थी, लेकिन बच्ची की सांसें थम गई थी। उसके मुंह से गाज निकल रहे थे, उसके शरीर भी नीला पड़ चुका था। पुलिस तुरंत आनन फानन में उस महिला और पुरुष को लेकर के और मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में लेकर पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस इन तीनों को लेकर के जेजे हॉस्पिटल में पहुंचती है, डॉक्टर तुरंत ही उस बच्ची को मृत घोषित कर देते हैं और महिला पुरुष की ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। पुलिस सबसे पहले इन दोनों के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये महिला पुरुष है कौन। पुलिस फिर से होटल में पहुंचती है और होटल के मैनेजर से इन दोनों के बारे में पूछताछ करती है। तो होटल का मैनेजर कहता है कि साहब ये लोग 2 दिन पहले ही होटल में ठहरने के लिए आए थे, दोनों पति पत्नी। जब पुलिस इनका डॉक्यूमेंट्स लेती है और इनके कमरे की तलाशी लेती है तो इन दोनों का बहुत जल्दी शिनाख्त हो जाता है, जिसमें महिला का नाम है लीजी कुरियन और पुरुष का नाम है वसीम अब्दुल कादिर और 2 साल की बच्ची जिसका नाम है जोहना, जो कि केरल के रहने वाले हैं। पुलिस तुरंत ही इस बात की खबर केरल पुलिस को देती है और पुलिस तुरंत ही इनके घर के परिजनों को भी इस बात की खबर देती है। लेकिन पुलिस जब इनके घर के परिजनों को इस बात की खबर देती है और केरल के पुलिस को खबर देती है तो एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। जैसे ही पुलिस इनके घर के परिजनों से कांटेक्ट करती है तो पता चलता है कि दरअसल ये पति पत्नी नहीं बल्कि प्रेमी और प्रेमिका है। जैसे इस बात की खबर इनके घर परिवार वालों को मालूम चलता है, तुरंत ही इनके घर के परिजन मुंबई के पनवेल जेजे हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। लेकिन पुलिस को जैसे ही मालूम चलती है तो पुलिस पनवेल पुलिस से कहती है कि दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि एक हत्यारे हैं। इन्होंने एक व्यक्ति की हत्या करी है और हत्या करके फरार हो गए हैं। अब केरल पुलिस भी तुरंत वहां से चल करके और पनवेल के पुलिस से कांटेक्ट करती है और फिर इन दोनों को सामने बिठा करके इनसे पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जब इन दोनों से पूछताछ करना शुरू करती है, जब ये अपनी पूरी कहानी बताते हैं तो इसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान व परेशान हो जाते हैं। लीजी बताती है कि दरअसल मेरे पति का नाम राजेश है, जिसकी उम्र है लगभग 36 साल। लीजी जो कि केरल के जिला इडुक्की के थाना संथनपारा के एक छोटे से गांव की रहने वाली है। लीजी और राजेश के आज से ठीक 4 साल पहले शादी हुई थी। इसी संथनपारा के छोटे से एक गांव में एक फार्म हाउस में राजेश काम करता था, वहीं पे लीजी भी काम करती थी। दोनों एक दूसरे के करीब आए और फिर दोनों में लव अफेयर शुरू हो गया और आखिरकार अपने घर परिवार वालों की मर्जी से राजेश और लीजी ने शादी कर लिया। शादी करने के बाद लीजी नौकरी छोड़ देती है और राजेश उसी फार्म हाउस में काम करना शुरू करता है। चूँकि उसके नौकरी में इतना पैसा नहीं होता है कि उसके घर का माली हालत कुछ ठीक से चल जाए, लेकिन इसके बावजूद भी लीजी अपने घर की बड़े अच्छे तरीके से देखभाल कर रही थी और उन्हीं पैसों में अपना गुजारा कर रही थी। समय लगभग 2 सालों का बीतता है कि 2 साल बाद लीजी का एक बच्ची होती है जोहना। लेकिन जैसे ही जोहना पैदा होती है, लीजी को जोहना को लेकर के परेशान उठती है और अपने पति से कहती है कि अब हमारे घर में खर्चे बढ़ गए हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी बच्ची की भी हालात हमारी जैसी हो। मैं अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहती हूँ और उसकी एक बेहतर करियर बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं भी नौकरी करूँ। लेकिन लीजी जब इस तरह की बात अपने पति राजेश से कहती है तो राजेश साफ मना कर देता है। कहता है कि अगर तुम नौकरी करने लगोगी तो फिर हमारी बच्ची की देखभाल कौन करेगा। इस पे लीजी अपने पति को समझाते हुए कहती है कि दरअसल हमारे इलाके में ही एक जगह है केयर टेकर, जहाँ पे आस पड़ोस के लोग अपने बच्चों को ले जा करके रख देते हैं, वो बेहतर से बच्चों का ख्याल रखते हैं और लोग जा करके नौकरी भी करते हैं।
हम भी अपने बच्चे को वहीं पे रख देंगे और इतना पैसे कमाएंगे कि अपने बच्चे की एक बेहतर भविष्य बना सकें। लीजी जब राजेश से जिद करने लगती है, आखिरकार राजेश भी लीजी की बात मान लेता है और फिर लीजी के अपने ही फार्म हाउस में नौकरी लगा देता है। और सुबह जब अपने घर से ड्यूटी के लिए निकलते हैं, दोनों एक साथ निकलते हैं, अपनी बच्ची को उसी केयर टेकर में रख देते हैं और दोनों ड्यूटी आते हैं। शाम के वक्त जब ड्यूटी करके घर वापस जाते हैं, अपनी बच्ची को भी साथ लेकर के जाते हैं। समय बड़े बेहतर तरीके से व्यतीत होना शुरू होता है। इसी फार्म हाउस में वसीम अब्दुल कादिर भी नौकरी कर रहा था, लेकिन वसीम जब पहली बार लीजी को देखता है, पहली नज़र में वसीम को लीजी से प्यार हो जाता है और लीजी के तरफ खींचा चला आता है। लेकिन वसीम जानता था कि लीजी शादीशुदा है, राजेश की पत्नी है। इसके बावजूद भी वसीम लीजी के आस पड़ोस में घूमना शुरू करता है। वसीम जो कि काफ़ी कठोर और सख्त था, इस फार्म हाउस का मैनेजर था, सबके साथ बड़े बेरुखी से पेश आता था, लेकिन लीजी के साथ और उसके पति राजेश के साथ बड़े नरमी से पेश आता था। लेकिन इसके बावजूद भी लीजी वसीम को कोई भाव नहीं दे रही थी। ऐसे ही समय गुजर रहा था, वसीम को लग रहा था कि शायद मेरा लीजी से कभी बात ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए लीजी के नज़दीक आने के लिए वसीम अब उसके पति राजेश से दोस्ती कर लेता है और फिर दोस्ती के बहाने ही जहाँ तहाँ उसे बुला करके ले जाता है, शराब पिलाता है। जब काफ़ी शराब के नशे में धूत हो जाता है तो फिर वसीम राजेश को उसके रात्रि के वक्त घर पे ले जाता है छोड़ने के लिए और सहानुभूति बिटोरने के लिए उसके पत्नी लीजी से कहता है कि तुम्हारा पति शराब पी करके रोड पे कहीं गिरा था, मैंने उसे देखा तो उठा करके लेकर आया। इसके बावजूद भी लीजी वसीम को कोई भाव नहीं देती है। लेकिन धीरे धीरे राजेश जब शराब पीना शुरू करता है, शराब का इतना काफ़ी आदी हो जाता है कि अब वो हमेशा नशे में धूत रहने लगता है। एक दिन जब नशे में धूत होता है, वसीम फिर से राजेश को लेकर के लीजी के घर पे पहुंचता है और उस दिन लीजी से अपनी दिल की बात कहता है। वसीम कहता है लीजी से कि दरअसल मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूं। लेकिन वसीम जब इस तरह की बातें कहता है, इस पर लीजी जवाब देती है कि तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं शादीशुदा महिला हूँ और मेरी एक 2 साल की बच्ची है। और लीजी वसीम को इनकार कर देती है। समय यूं ही गुजरता है, लेकिन वसीम लीजी के इर्द गिर्द घूमना छोड़ता नहीं है और हमेशा अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, अक्सर राजेश के घर जब आना जाना शुरू करता है, लीजी भी अब कहीं ना कहीं वसीम के तरफ खींचे चले आती है। इसका 2 कारण होता है, एक राजेश का नशे में हमेशा धूत रहना और लीजी का शारीरिक संतुष्टि नहीं पूरा कर पाना। और आखिरकार एक दिन लीजी वसीम के लिए अपने दिल का दरवाज़ा खोल देती है। एक बार जब दरवाज़ा खुलता है, दोनों के बीच में संबंध बनता है और फिर यहाँ से ये सिलसिला हमेशा के लिए जारी हो जाता है। और लगभग राजेश के नाक के नीचे ही वसीम और लीजी का 2 सालों तक एक दूसरे के साथ में संबंध चलता है। राजेश को इस बात की बिल्कुल पता नहीं चलती है, लेकिन जहाँ पे ये काम करते हैं वहाँ के कर्मचारियों को इस बात की खबर हो जाती है। जैसे ही कर्मचारियों को इस बात की खबर होती है, लीजी के पति राजेश को बता देते हैं। उसके बाद राजेश काफ़ी गुस्से में आता है और अपने पत्नी को वहाँ से नौकरी छोड़वा करके घर पे बिठा देता है। उसके बाद से लीजी का और वसीम का मिलना जुलना बंद हो जाता है। लेकिन अब लीजी कहीं ना कहीं वसीम का आदी हो चुकी थी। अब लीजी वसीम के बगैर नहीं रह सकती थी। सेम इधर यही हाल वसीम का भी हो चुका था। इसलिए एक दिन लीजी वसीम को फ़ोन करके कहती है कि मेरे पति राजेश को रहते हुए हम दोनों का एक होना लगभग नामुमकिन है। किसी भी तरीके से राजेश को हमारे रास्ते से हटाना पड़ेगा। जब लीजी इस तरह की बातें वसीम से कहती है तो वसीम भी इस काम के लिए तैयार हो जाता है और फिर राजेश को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बना देता है। और इसी षड्यंत्र के तहत 31 अक्टूबर 2019 को वसीम राजेश को फार्म हाउस पे शाम को बुलाता है और शाम को जम के उसे दारू पिलाता है। जैसे ही राजेश दारू पी करके नशे में चूर हो जाता है, अपने षड्यंत्र के तहत वसीम राजेश की गला दबा करके हत्या कर देता है और उसी रात उसी फार्म हाउस के एक गड्ढे में उसकी डेड बॉडी को ले जा करके फेंक देता है और आग लगा देता है। और उसके बाद फ़ोन करके इस बात की खबर राजेश के पत्नी लीजी को देता है। लेकिन 3 दिन तक जब राजेश घर नहीं वापस आता है तो आखिरकार राजेश के घर के परिजन उसकी तलाशी करना शुरू करते हैं। राजेश के घर के परिजन के साथ साथ राजेश के साला भी उसकी हर जगहों पर तलाशी करता है। 3 दिनों तक जब राजेश घर नहीं आता है तो आखिरकार राजेश के घर के परिजन और उसका साला 4 नवंबर 2019 को इसी संथनपारा पुलिस थाने में जा करके राजेश की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस भी इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन कर ही रही थी कि 5 नवंबर 2019 को रहस्यमयी तरीके से लीजी और उसकी 2 साल की बच्ची अचानक कहीं गायब हो जाते हैं।
फिर पुलिस जब इनकी तलाशी करना शुरू करती है और तलाशी करते हुए जहां पे लीजी नौकरी कर रही थी उसके फार्म हाउस पे जाती है तो पता चलता है कि दरअसल उस फार्म हाउस का मैनेजर वसीम भी गायब हो चुका है। पुलिस जब वहां के कर्मचारियों से पूछताछ करना शुरू करती है तो वहां के कर्मचारी एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। वहां के कर्मचारी कहते हैं कि दरअसल वसीम का और राजेश की पत्नी लीजी का पिछले कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस वालों को जब इस तरह की खबर मिलती है अब पुलिस कहीं ना कहीं शक कर जाती है कि राजेश जो गायब हुआ है इसमें कहीं ना कहीं उसकी पत्नी लीजी और इस फार्म हाउस के मैनेजर वसीम का हाथ है। अब पुलिस उस फार्म हाउस की काफ़ी गहराई से छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस जब वहाँ के कर्मचारियों की मदद से फार्म हाउस की तलाशी करना शुरू करती है तो आखिरकार एक गड्ढे में राजेश की अधजली शरीर मिल जाती है। जैसे ही पुलिस को अधजला बॉडी मिलता है पुलिस भी कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाती है कि राजेश की हत्या शायद उसकी पत्नी लीजी और उसका आशिक वसीम नहीं किया है। अब पुलिस वसीम और लीजी की जोरदार तरीके से तलाशी करना शुरू कर देती है। पुलिस इन दोनों की तलाशी कर ही रही थी कि ये दोनों केरल से निकल करके और मुंबई के पनवेल के होटल में पहुंच गए। पुलिस तमाम कोशिश कर रही थी लेकिन वसीम का कुछ कहीं पता नहीं चल रहा था। इसलिए पुलिस अब वसीम के घर के परिजनों पर दबिश देना शुरू करती है और फिर पुलिस वसीम के छोटे भाई को अपने कस्टडी में लेकर आती है और उसके बाद ये खबर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों के माध्यम से प्लस टीवी चैनलों के माध्यम से काफ़ी ज़ोरदार तरीके से प्रसारित शुरू होता है। 8 नवंबर 2019 को जब लीजी और वसीम इसी पनवेल के होटल में जब बैठे थे, टीवी में जब ये खबर देखते हैं, खबर देखने के बाद इन दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वसीम सोच में पड़ जाता है कि अब शायद हम बचने वाले नहीं हैं। इससे पहले कि इन दोनों के पास पुलिस पहुंचे, ये दोनों ही इस दुनिया से अपने आप को ख़त्म करने का एक षड्यंत्र बना देते हैं। और अगले दिन 9 नवंबर 2019 को वसीम और लीजी मार्केट जाते हैं, एक नशीला पदार्थ खरीद करके लेकर आते हैं और फिर कमरे में आ करके दोनों ही उस नशीला पदार्थ को खा लेते हैं और साथ ही साथ अपनी 2 साल की बच्ची जोहना को भी खिला देते हैं। क्योंकि 2 साल की बच्ची इस नशीला पदार्थ को झेल नहीं पाती है और उसकी सांसें थम जाती है। लेकिन जब ये दोनों नशीला पदार्थ खाते हैं, खाने के बाद तुरंत ही बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही होटल के कर्मचारी इन दोनों के इस स्थिति में देखते हैं, तुरंत ही इस बात की खबर पनवेल पुलिस को दे देते हैं। तब जा करके इस केस का खुलासा होता है। वाकई में दोस्तों जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस तुरंत ही इन दोनों के ऊपर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल भेज देती है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।